रतन टाटा भारतीय उद्योग जगत में एक ऐसा नाम है जिसने न केवल व्यापार में नए आयाम स्थापित किए, बल्कि अपनी इंसानियत, परोपकार और समाज सेवा के लिए भी अनगिनत लोगों का दिल जीता। उनकी जिंदगी की कहानी संघर्ष, विजन और करुणा का अद्भुत संगम है। रतन टाटा के जीवन के कई पहलू सामने आते हैं। उनका पारिवारिक संघर्ष, एक वैश्विक व्यापारिक साम्राज्य खड़ा करने का सपना, और साथ ही कुछ ऐसी अनकही कहानियां जिन्हें शायद बहुत कम लोग जानते हैं। इस लेख में हम रतन टाटा की जीवन यात्रा का विस्तृत वर्णन करेंगे, जिसमें उनके व्यक्तिगत जीवन के संघर्षों से लेकर उनकी व्यापारिक सफलताओं तक की कहानियां शामिल होंगी। इसके साथ ही हम कुछ अनकहे किस्सों और रोचक तथ्यों पर भी प्रकाश डालेंगे, जो रतन टाटा के व्यक्तित्व को और भी गहराई से समझने में मदद करेंगे। प्रारंभिक जीवन और संघर्ष। एक जटिल पारिवारिक पृष्ठभूमि। रतन टाटा का जन्म 26 दिसंबर 1930 को मुंबई के एक प्रतिष्ठित पारसी परिवार में हुआ। उनका बचपन सामान्य नहीं था। रतन टाटा के माता पिता का तलाक तब हुआ जब वे केवल 30 साल के थे और उन्हें उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने पाला। परिवार के इस टूटने का गहरा असर रतन टाटा पर पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी इसे अपने जीवन की कमजोरी नहीं बनने दिया। इसके विपरीत उन्होंने इसे अपने संघर्ष और प्रेरणा का स्रोत बनाया। ये उनके जीवन का एक ऐसा पहलू है जिसे बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। तलाक के बाद उनके छोटे भाई जिमी टाटा और वह अपनी दादी के संरक्षण में पले बढ़े। रतन टाटा की शुरुआती शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने कॉर्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर की पढ़ाई की। रतन टाटा शुरू में आर्किटेक्ट बनना चाहते थे और उन्होंने इस क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की, लेकिन नियति उन्हें व्यापार की दुनिया में ले आई। उनकी शिक्षा के दौरान ही उन्हें एहसास हुआ कि उनके परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, और वे टाटा समूह से जुड़ गए। ये एक ऐसी यात्रा थी जो उन्हें भविष्य के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय उद्योगपतियों में से एक बना देगी। टाटा समूह में प्रवेश। शॉप फ्लोर से शीर्ष तक की यात्रा। 1960 में रतन टाटा ने टाटा समूह में एक प्रशिक्षु के रूप में काम करना शुरू किया, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत किसी शानदार पद से नहीं, बल्कि टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट में शॉप फ्लोर पर काम करते हुए की। वे स्टील काटने, छांटने और वहां के मजदूरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने में कभी हिचकिचाए नहीं। यह उनके नेतृत्व के एक महत्वपूर्ण गुण को दर्शाता है। वे किसी भी कार्य को छोटा या बड़ा नहीं समझते थे। उन्होंने हमेशा ये माना कि एक अच्छा नेता वही होता है जो हर स्तर पर काम कर सके और हर कर्मचारी की स्थिति को समझे। 1991 में JRD टाटा ने रतन टाटा को टाटा समूह का अध्यक्ष नियुक्त किया। उस समय टाटा समूह कई चुनौतियों का सामना कर रहा था। भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण हो रहा था और विदेशी कंपनियां भारतीय बाजार में प्रवेश कर रही थीं। रतन टाटा के सामने न केवल इन चुनौतियों का सामना करने की जिम्मेदारी थी, बल्कि टाटा समूह को एक वैश्विक ब्रांड के रूप में स्थापित करने की भी। इसके लिए उन्होंने कड़े फैसले लिए। कई पुरानी कंपनियों का पुनर्गठन किया और नई कंपनियों का अधिग्रहण किया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS और टाटा स्टील जैसी कंपनियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया। अनकहा जुड़ाव। रतन टाटा और बॉलीवुड। रतन टाटा का जीवन सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं था। उनके जीवन के कई अनकहे पहलू भी हैं, जिनमें उनका बॉलीवुड से जुड़ाव भी शामिल है। हालांकि रतन टाटा ने कभी सीधे बॉलीवुड में कदम नहीं रखा, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड के कई दिग्गजों के साथ व्यक्तिगत और पेशेवर संबंध बनाए। उदाहरण के लिए, रतन टाटा और शम्मी कपूर के बीच गहरी दोस्ती थी। शम्मी कपूर को टेक्नोलॉजी का बहुत शौक था और इसी रुचि ने उन्हें रतन टाटा के करीब ला दिया। दोनों अक्सर टेक्नोलॉजी और नवाचार के बारे में चर्चा करते थे। रतन टाटा के जीवन में इस तरह की व्यक्तिगत मित्रता ने यह साबित किया कि वे केवल एक बिजनेस टाइकून ही नहीं, बल्कि एक तकनीकी प्रेमी और खुले विचारों वाले व्यक्ति भी थे। इसके अलावा 90 के दशक में रतन टाटा ने नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NFDC की भी मदद की थी, जब वह आर्थिक संकट से गुजर रहा था। यह NFDC को फिर से खड़ा करने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। हालांकि इस पहल को उन्होंने कभी प्रचारित नहीं किया। यह रतन टाटा के विनम्र स्वभाव और समाज के प्रति उनके गहरे समर्पण का प्रतीक है। नैनोकार।
आम आदमी की कार का सपना रतन टाटा का एक सपना था, हर भारतीय परिवार को एक किफ़ायती कार देना। ये सपना तब उनके मन में आया जब उन्होंने मुंबई की सड़कों पर एक परिवार को एक मोटरसाइकिल पर यात्रा करते हुए देखा। उन्होंने सोचा कि क्यों न ऐसी कार बनाई जाए जो मोटरसाइकिल के दाम में हो, ताकि आम आदमी भी अपनी खुद की कार खरीद सके। इस सपने को उन्होंने डूहान आर्ट्स में नैनो कार के रूप में साकार किया। नैनो कार को दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में लॉन्च किया गया। हालांकि व्यावसायिक रूप से यह कार बहुत सफल नहीं रही, लेकिन इसका विचार क्रांतिकारी था। यह दिखाता है कि रतन टाटा केवल मुनाफे के लिए काम नहीं करते थे, बल्कि समाज की बेहतरी उनके विचारों के केंद्र में थी। नैनो कार के पीछे का उनका उद्देश्य केवल एक उत्पाद बेचना नहीं था, बल्कि भारतीय उपभोक्ताओं को एक ऐसी तकनीक प्रदान करना था जो उनके जीवन को आसान बनाए। पायलट बनने का सपना रतन टाटा के जीवन का एक और अनकहा पहलू उनका पायलट बनने का सपना था। बहुत कम लोग जानते हैं कि रतन टाटा एक प्रशिक्षित पायलट है। उन्हें हवाई जहाज उड़ाने का गहरा शौक था। उन्होंने अमेरिका में रहते हुए अपने पायलट लाइसेंस की ट्रेनिंग ली थी। 2007 में उन्होंने F-16 फाइटर जेट उड़ाया था, और ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय उद्योगपति बने। ये उनकी जिज्ञासा और साहस का प्रतीक था, जो उन्हें हर नए क्षेत्र में कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता था। व्यक्तिगत जीवन। 4 बार शादी के करीब रतन टाटा का व्यक्तिगत जीवन भी उतना ही दिलचस्प है जितना कि उनका व्यावसायिक जीवन। हालांकि उन्होंने कभी शादी नहीं की, लेकिन इसके पीछे की कहानी काफी रोचक है। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया कि वे 4 बार शादी के करीब आए थे, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से यह संभव नहीं हो पाया। एक बार तो वे अमेरिका में एक महिला के साथ गहरे रिश्ते में थे, लेकिन भारत वापस लौटने की मजबूरी और अपने परिवार की जिम्मेदारियों के चलते वे उस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सके। रतन टाटा के इस फैसले ने उन्हें हमेशा ही एक सरल और विनम्र व्यक्ति बनाए रखा। वे अपने जीवन में कभी अकेलापन महसूस नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने अपने काम और समाज सेवा को अपना परिवार मान लिया था। 6/11 मुंबई हमले के बाद की मानवीय पहल। 2008 के मुंबई हमलों के दौरान ताजमहल होटल भी आतंकवादियों का निशाना बना। इस हमले के बाद रतन टाटा ने जो किया, वह उनकी मानवता और कर्मचारियों के प्रति उनके गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। उन्होंने न केवल होटल के कर्मचारियों के परिवारों की मदद की, बल्कि पुलिसकर्मियों और सुरक्षा गार्डों के परिवारों की भी देखभाल की। रतन टाटा ने हमले के बाद हर उस कर्मचारी से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की जिसने इस त्रासदी में किसी तरह का नुकसान उठाया था। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि किसी भी कर्मचारी का परिवार आर्थिक संकट में न जाए। इसके अलावा उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि ताज होटल को फिर से उसी शान और गौरव के साथ खड़ा किया जाए, जिससे मुंबई के लोगों को यह महसूस हो कि वे फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। परोपकारी कार्य। टाटा ट्रस्ट्स के जरिए समाज सेवा। रतन टाटा का समाज के प्रति योगदान केवल उनके व्यावसायिक प्रयासों तक सीमित है, बल्कि वे एक उत्कृष्ट परोपकारी भी हैं। टाटा ट्रस्ट्स, जो टाटा समूह के अधिकांश मुनाफे का बड़ा हिस्सा समाज सेवा के लिए इस्तेमाल करता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। धन्यवाद रतन टाटा सर, आपका नाम हमेशा एक महान शख्सियत के रूप में याद किया जाएगा और आप प्रेरणा के अनंत स्रोत बने रहेंगे। ज्ञानदान इंडिया देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों और ज्ञानवर्धक विषयों के लिए कृपया ज्ञानदान इंडिया चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।